नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो ताल ठोक के। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। ममता बनर्जी ने अधिकारियों को चिताया है कि चुनाव बाद उनका हिसाब होगा। ममता ने कहा कि कुछ अधिकारी हैं जो बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। इससे पहले शुभेंदु अधिकारी ने प्रवासी मजदूरों को चेतावनी दी थी। ऐसे में बहस जरूरी है क्योंकि ममता बनर्जी एसआईआर से लेकर अब तक लगातार अधिकारियों को चिता रहे हैं। राजनीतिक दबाव में अधिकारियों के फैसलों पर पड़ रहे संभावित असर पर विचार जरूरी है। बंगाल के चुनाव में एक दूसरे पर अविश्वास की हदें पार होती नजर आ रही हैं। ऐसे में सवाल है कि ममता बनर्जी आखिर अधिकारियों को क्यों धमका रही हैं? क्या बंगाल के चुनाव में अधिकारी भी राजनीतिक खेमे में बढ़ चुके हैं? क्या राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के लिए सिस्टम का इस्तेमाल कर रही हैं? और क्या बंगाल के चुनाव में राजनीतिक बयानबाजी से संस्थाओं की गरिमा गिर रही है? क्या ऐसी धमकियों से चुनाव बाद तनाव, हिंसा का खतरा रहेगा? और भी दूसरे सवालों पर ठोकेंगे ताल, जिसमें साथ होंगे कुछ खास मेहमान। लेकिन शुरुआत इस छोटी सी रिपोर्ट से। থাকবে না, তখন বুঝে নিও নিরপেক্ষভাবে কাজ না হলে মানুষ কিন্তু বদলা নেবে। যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। मैं आज दीदी के गुंडों को कहने आया हूं, 23 तारीख को मतदान है, याद रखना। अपने घर के बाहर मत निकलना, वरना 5 तारीख के बाद सभी के सभी जेल की सलाखों के पीछे। अपने मेहमानों से आपको मिलवा देते हैं। हमारे साथ हैं के शर्मा, बीजेपी के प्रवक्ता, ईशान त्यागी, कांग्रेस के प्रवक्ता, अभिज्ञान प्रकाश है हमारे साथ, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, दिनेश वार्ष्णेय हमारे साथ हैं, लेफ्ट के नेता अनमोल पवार, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, बादल देवनाथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे, और एसके दत्ता, सीनियर जर्नलिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। के शर्मा जी, क्या बीजेपी के इशारे पर बंगाल में अधिकारी काम कर रहे हैं? प्रत्युष जी, ये कोई आज का आरोप है? ये आरोप जो भी चुनाव हारता रहता है, ये हमेशा यही आरोप लगाता है। बिहार में आरजेडी हो, कांग्रेस हो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस हो, इनके पास कुछ नहीं मिलता तो 2-3 आरोप इनके फिक्स हैं। आरोप ये होगा कि अधिकारी जो है भाजपा के इशारे पे काम कर रहे हैं, चुनाव आयोग भाजपा का एजेंट है, ईवीएम मैनेज वो है, कंप्रोमाइज है, ईवीएम और एसआईआर पर तो आपने देखा ही कितना बवाल हुआ। तो ये जब चुनाव हारने की स्थिति आती है तो कांग्रेस हो, सपा हो, तृणमूल हो, आरजेडी हो, इनका एक ही रोना है, एक ही विलाप करना है। अभी भी इनसे पूछिए तो अभी भी ये बताएंगे हरियाणा जी कंप्रोमाइज हो गया जी, फलाना जी कंप्रोमाइज हो गया जी। इनको अपनी जमीन का खुद अंदाज नहीं है, केवल ये आरोप लगाना फलानी संस्था। इन्होंने किसी संस्था को छोड़ा? सुप्रीम कोर्ट, कांग्रेस पार्टी सुप्रीम कोर्ट पे आरोप लगा चुकी है। कांग्रेस पार्टी चुनाव आयोग को पानी पी पी के कोसी है, धमकी दे चुकी है, देशद्रोही कह चुकी है, जो शब्द नहीं कहने चाहिए वो कह चुकी है। यही काम अब बंगाल में चुनाव है तो तृणमूल करेगी, इस बात को तृणमूल कांग्रेस करेगी। यही बात आप बिहार में सुन रहे थे। तो ये पुराना रोना है सर। ठीक है, मैं चुनाव हारते देखते ही चुनाव की हार। मैं शांत त्यागी जी आपके पास आ रहा हूं। ममता बनर्जी सूबे की मुखिया हैं, उनके द्वारा यह कहना अधिकारियों को कि मुझे आप सबका इतिहास पता है, आपका नाम पता है, कल भाजपा नहीं रहेगी, ध्यान रखिए, मुझे सब पता है, आप सबका हिसाब होगा। ये तो सीधे सीधे डरा रही हैं ममता बनर्जी अधिकारियों को। प्रत्युष जी, देखिए, दोनों ही पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो, उसमें जो बंगाल का चेहरा है उसको बिल्कुल बिल्कुल जो हमारी एक सांस्कृतिक, आप समझ लीजिए, राजधानी होती थी बंगाल,
जहां से खुदीराम बोस निकले, जहां से नेताजी सुभाष चंद्र बोस निकले, जहां से रविंद्रनाथ टैगोर जी निकले, राजा राम मोहन रॉय निकले, उस बंगाल को दोनों ने ही, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो जो केंद्र में है और चाहे टीएमसी हो जो 15 साल से प्रदेश में कुशासन के लिए जानी जाती है, भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती है, दोनों ही पार्टियों ने अपनी तरीके से बंगाल को निचोड़ने का काम किया। आप ये देखिए, अधिकारियों को अगर कोई अपने हाथ की कठपुतली बना के रखता है तो उसमें सबसे आगे तो भारतीय जनता पार्टी है। दूसरी बात, अभी के शर्मा जी कह रहे थे कांग्रेस यहां विलाप करती है, वहां विलाप करती है, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानती है। भाई साहब, हम तो सुप्रीम कोर्ट का आदर और सम्मान करते हैं। के शर्मा जी, आप ये क्यों भूल जाते हैं कि आप ही के सांसद निशिकांत दुबे जी, बड़े वरिष्ठ सांसद हैं आपके, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के लिए क्या टिप्पणी करी थी कि देश में अगर कोई गृह युद्ध करवा रहा है, अगर गृह युद्ध जैसी स्थिति बनी हुई है, आपको मैं याद दिलाऊं वो समय जब ये बिल आए थे और निशिकांत दुबे जी बोलते थे कि गृह युद्ध की अगर स्थिति देश में बन रही है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार है। तो ये जब बार बार आप सुप्रीम कोर्ट पे टिप्पणियां करते हैं, आपके सांसद टिप्पणी करते हैं, आपके नेता टिप्पणी करते हैं, तो आप ये बताइए क्या आप सुप्रीम कोर्ट में मानते हैं कि नहीं मानते? आप ईडी और सीबीआई का जिस तरीके से इनकम टैक्स का दुरुपयोग करते हैं, ये क्या स्पष्ट नहीं है लोगों को? दूसरी तीसरी बात, चुनाव आयोग की बात कर लीजिए आप। भाई, चुनाव आयोग के खिलाफ जो हमने आरोप लगाए हैं, राहुल गांधी जी ने, हमने वोट चोरी का आरोप लगाया, हमने डबल डुप्लीकेशन, इसका जवाब के शर्मा जी से मैं ले लूंगा। लेकिन जो मैंने सवाल किया था कि क्या ममता बनर्जी का सूबे की एक मुखिया, एक स्टेट की सीएम इस तरीके से अगर अधिकारियों को डराएंगी, धमकाएंगी, क्या ये सही है कांग्रेस की नजर में? ये सही कर रही है वो? नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। भाई, आप ये लगा लीजिए, ब्यूरोक्रेसी एक स्वतंत्र प्रणाली है। ब्यूरोक्रेसी में अगर सरकार हस्तक्षेप करेगी, जो कि भारतीय जनता पार्टी भी करती है और टीएमसी भी कर रही है बंगाल में, तो ये दोनों ही रूप से गलत है। आप ये देख लीजिए, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिस राज्य में, चाहे उत्तर प्रदेश ले लीजिए, उत्तराखंड ले लीजिए, मध्य प्रदेश ले लीजिए, आप महाराष्ट्र ले लीजिए। एक मिनट, बस आखिरी बात, आप ही के सवाल पर काउंटर का समय दे रहा हूं मैं। के शर्मा जी, देखिए, मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। शायद कांग्रेस के प्रवक्ता बंगाल के इतिहास को कितना जानते हैं मुझे नहीं पता। इनको जानकारी होनी चाहिए कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी अभी तक शासन में नहीं रही। वहाँ शासन में रही तो कांग्रेस पार्टी रही, जिसने अपने समय काल में नक्सलवाद को जन्म दिया उसी बंगाल में, और इसके बाद वहाँ पर इन्हीं की सहयोगी वामपंथी दल रहे, जिनके ऊपर, मैं यदि गलत नहीं हूं प्रत्युष जी, तो बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने सदन विधानसभा के अंदर स्वीकारा कि वहां राजनीतिक हत्याएं हजारों की संख्या में हुई। वो आज भी इनके साथ खड़ी है, वो वामपंथी पार्टी, और वहां पर टीएमसी रही। तो वहां पर बंगाल के अंदर यह हत्या की संस्कृति, राजनीतिक हत्या, मैं जानता हूं कांग्रेस आवाज नहीं उठा पाएगी, कांग्रेस के बहुत से कार्यकर्ता भी उस हत्या के शिकार हुए हैं, उस हिंसा के शिकार हुए हैं। इनकी बोलती इसलिए बंद रहती है क्योंकि ये ममता बनर्जी के ऊपर ये आरोप नहीं लगा पाएंगे, वामपंथियों के ऊपर नहीं लगा पाएंगे। जब वहां वामपंथी थे तब भी कांग्रेस नहीं घूम पाए। वहां पर वाम जो है, कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंका वामपंथियों ने, और यो हालात बना के वहां पर रखा कि आपको एक घटना मात्र छोटी सी बताता हूं। एक लड़के को उसकी मां के सामने उसका सर कत्ल कर दिया गया, उसके खून से चावल को सान कर और उसको उसकी मां को खिलाया गया। यह घटनाक्रम इस पश्चिम बंगाल में हुआ, और वहां ये कांग्रेस नहीं बोल पाएगी, तो वहां की संस्कृति को बादल देवनाथ भी हमारे साथ, इसलिए मैं कहता हूं, और एक सेकेंड, एक बात कहता हूं, अधिकारी जो कुछ तय हुए, जो चुनाव आयोग के संदर्भ में अभी जो बात है, वो सुप्रीम कोर्ट ने तय किए वहां पर, और आज भी ठीक है। मैं के शर्मा जी आपके पास लौटूंगा। बादल देवनाथ भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बादल देवनाथ जी, के ही अधिकारी हैं। क्या टीएमसी को हार का डर सता रहा है, इसलिए अब जितने भी बयान हैं वो अब सीधे बयान नहीं बल्कि धमकी पर उतर आए हैं? नहीं सर, ऐसा कोई धमकी, कोई कुछ नहीं रहा। पॉलिटिकल वक्तव्य, ये धमकी नहीं तो क्या है? ये धमकी नहीं तो क्या है? कल भाजपा नहीं रहेगी, ध्यान रखो, मुझे सब पता, आपका नाम और ठिकाना, सबका हिसाब होगा। ये धमकी नहीं तो क्या है? सर, आप ममता बनर्जी का वक्तव्य आप सुना रहे हैं,
लेकिन परसों जो अमित शाह जी जो कहा वो तो आप नहीं सुना रहे। मैं अभी सुनाता हूं अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था, वो भी सुनाता हूं। प्लीज प्ले कीजिए अभिषेक बनर्जी ने क्या कहा था। আমি অমিত শাহকে চ্যালেঞ্জ করব, যদি আপনার বুকের পাটা থাকে আর বাপের বেটা হন, 4 তারিখ কলকাতায় থাকবেন, 12টার পর দেখা হবে। কত বড় গুন্ডা আপনি আর কত আপনার ক্ষমতা, 4 তারিখ দেখা হবে। খেলা তোমরা শুরু করেছো, শেষ তৃণমূল করবে। तो ये 12 बजे तक रुको, आपको पता चल जाएगा। ये क्या है सर? अमित शाह ने परसों क्या क्या जानते हैं? हाँ 4 तारीख आने दीजिए, एक एक करके किसी को नहीं छोड़ूंगा। जो बंगाल को या कोई बंगाल में तो कुछ नहीं है। ममता दीदी का तो 100 के ऊपर प्रोजेक्ट चल रहा है। ममता दीदी का 10.5 करोड़ सुविधा, 10 करोड़ सुविधा मिलता है। आपके वो क्या मिलता है मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर द्वार में घर के अंदर राशन पहुंच जाता है और यहाँ पर स्वास्थ्य कार्ड मिलता है, लक्ष्मी मंडा घर घर में माँ बहन को पैसा भी मिलता है और ऊपर से शादी के लिए पैसा। बादल दा मुझे एक बात बताइएगा। बादल दा आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं कहा गया। अभिषेक बनर्जी ने एक और बयान दिया था इसी अप्रैल के महीने में, और बीजेपी ने चुनाव आयोग से शिकायत भी की है। और वो बयान क्या था आपको भी पता होगा। पश्चिम बंगाल के रैना के एक जनसभा में उन्होंने बयान दिया था जिसमें वो कह रहे हैं बीजेपी का सिर, गर्दन, हाथ और पैर तोड़ना होगा। ये क्या है? इस भाषा को, इस बयान को क्या कहेंगे? धमकी कहेंगे या क्या कहेंगे? मुझे लगता है सर आप बोलने नहीं देंगे। के शर्मा को आप 2-3 मिनट टाइम दिया, लेकिन बार बार आप डिस्टर्ब कर रहे हैं। अरे साहब मैं आपको बयान बता के चुप हो गया हूं, जवाब आपको देना है। मैंने बयान कोट किया, मैं चुप हो गया, अब जवाब आपको देना है कि ये धमकी है, ये धमकी है या बयान है सिर्फ? नहीं क्या बात है सैपोतुल जी, आप एक साथ सवाल कीजिए। मैं 3 मिनट में आपका पूरा सवाल का जवाब दीजिए। बादल दा जवाब दीजिए। बीच में आप सवाल कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दे रहे आप सर। जब आपका बस सिर्फ तो जी न्यूज में तो के शर्मा का भाषण नहीं सुनेंगे। सारे भूमिका मत बनाइए बादल देवनाथ जी, भूमिका मत बनाइए। अपनी बात तो बोलो, अपनी बात बोलो। मैंने सिर्फ बयान कोट किया, बोलने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए जो है चिल्ला रहे हो। बनाइए भूमिका मत बनाइए, चिल्ला रहे हो इसलिए जवाब दे दीजिए। बोलने के लिए कुछ है नहीं तुम्हारे पास, उस प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पा रहे हो, चिल्ला रहे हो। के शर्मा ने क्या बोला है? कोई धमकी नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? सीधा बोल रहा है, हाथ पैर तोड़ दे रहे हैं, धमकी नहीं है। यहाँ पर धमकी दे रहा है, यह हाथ पैर तोड़ दे रहा है, धमकी नहीं है। यहाँ पर धमकी दे रहा है, इसके बारे में एक शब्द नहीं कह रहे। और यहाँ पर बंगाल के 10.5 करोड़ लोगों को क्या धमकी दिया अमित शाह जी? वो जो क्या बोला अमित शाह ने किया है, वो 3 दिन पहले संसद बुला के जो देश को बर्बाद किया, सारे पॉलिटिकल पार्टी से पलट गए, जवाब नहीं मिल रहा है। में 2 लाख जवाब नहीं है, ये हाथ पैर तोड़ देंगे, इसका जवाब नहीं दे पा रहे हो। 3 दिन महिला आरक्षण में आ गया, महिला आरक्षण में आ गया। बंगाली लोग यहाँ धमकी दोगे, गुंडे बने हो, मवाली हो, वहाँ के गुंडों की पार्टी बना लिया है, गुंडों की पार्टी बना लिया है तुमने। और बंगाल में वोट तृणमूल कांग्रेस को गुंडों की पार्टी बना दिया है, और मोदी जी का काम दंगाइयों की पार्टी बना लिया है, आतंकियों की पार्टी बना लिया है। क्या बना लिया है? बंगाली को क्या है तृणमूल कांग्रेस? लेकिन बंगाल से वोट मांगना चाहता है। ये क्या है कांग्रेस? क्या है ये? अमित शाह जो है धमकी पर उतर आई है, ये हार की पहचान है। जो देश को बर्बाद कर रहा है, बंगाल को बर्बाद कर रहा है, बंगाली लोगों को खाने नहीं था, पैसा नहीं था, डीएस का पैसा। दिनेश वार्ष्णेय सर, ममता बनर्जी ने बीजेपी के साथ साथ लेफ्ट को भी समेट दिया है। ममता बनर्जी ने साफ साफ कहा है कि लेफ्ट कैडर और बीजेपी मिलकर टीएमसी को सत्ता से हटाने की साजिश रच रहे हैं। मेरा सवाल सीधा सा है, क्या इसमें लेफ्ट के साथ साठगांठ है? क्या बीजेपी और लेफ्ट के बीच में साठगांठ है क्या? प्रत्युष जी, आपके प्रश्न का मैं जवाब दूंगा। हाँ। पर मेरे को पहले 1 मिनट मेरे को अपनी बात कहने दीजिए। बंगाल के चुनाव में क्या प्रॉब्लम हो रही है कि जो अभिषेक बनर्जी का भाषण है वो भी बहुत निंदनीय है, और जो अमित शाह का भाषण है वो भी बहुत निंदनीय है। दोनों ही पार्टियां चोर मौसेरे भाई हैं वहां गुंडागर्दी में, नागरिक गुंडागर्दी में भी और प्रशासनिक गुंडागर्दी में। अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को धमका रही है जो इलेक्शन में इन्वॉल्व है, और बीजेपी ने गुजरात से रेवेन्यू ऑफिसर्स भेजे हैं, राजस्व अधिकारी बंगाल में चुनाव कराने के लिए। एज इफ गुजरात सबसे ज्यादा ईमानदारी ब्यूरोक्रेसी है, सबसे ज्यादा करप्शन नीति आयोग के हिसाब से भी गुजरात में प्रशासन में पाई जाती है। नकली टोल प्लाजा बन जाएगा, नकली जो है जज बन जाएगा,
सारे वहीं से आ रहे हैं। तीसरी बात, जहां तक ममता बनर्जी का ये कहना है कि लेफ्ट और बीजेपी मिले हुए हैं, वो हमेशा अपने विरोधियों को ऐसे ही बोलती रहेंगी। जितना संघर्ष हमारा बंगाल में है टीएमसी से, उससे ज्यादा हमारा संघर्ष बीजेपी से है। और के शर्मा जी, मैं आपको बता दूं कि जब वामपंथियों का राज था, उस राज में भी 1500 वामपंथी काडर और लीडर्स का मर्डर कराया गया, और उस मर्डर में आपकी कंड्यूट ऑर्गेनाइजेशन भी शामिल थी। जो हिंदू है, दाएं बाएं के संगठन आप पालते हो, भिन्न भिन्न सेनाएं जो आप पालते हो। अरे मुझे आप बताओ ना, प्रधानमंत्री ने जो परसों भाषण दिया है संसद में हारने पे महिला बिल के नाम पे, वो क्या भाषण है? खुला चुनाव प्रचार, चुनाव आयोग की प्रक्रिया का उल्लंघन है। चुनाव आयोग चुप बैठा हुआ है, हमने लेटर लिखा है। किसने किया आपके शासनकाल में? प्रधानमंत्री क्या देश का प्रधानमंत्री है या टीएमसी और उसका नाम लेगा डीएमके? अभी लेफ्ट सरकार में नहीं है, लेकिन गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन अगर गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बहुत सारे मुर्दे निकलेंगे। फिर बिल्कुल इन्होंने मर्डर किया हमारे तो फिर पश्चिम बंगाल का चुनाव का रक्त रंजित इतिहास निकलेगा। अरे मोदी जी 3 बार बोल चुके हैं प्रत्युष खरे जी कि वामपंथी देश के लिए खतरनाक हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि हिटलर को भी वामपंथियों ने मारा था, मुसोलिनी को भी लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी ने मारा था। यहाँ भी बीजेपी की फांसीवाद और टीएमसी की गुंडागर्दी को हम मारेंगे, और इस बार हम जीतेंगे, एक अच्छे खासे नंबर में सीटें जीतेंगे, हम आपको बता रहे हैं। सर्वकमल दत्ता भी हमारे साथ हैं। सर्वकमल दत्ता जी, ये लेफ्ट और बीजेपी के बीच की ये साठगांठ, ममता बनर्जी को क्यों लग रहा है कि लेफ्ट और बीजेपी दोनों साथ साथ मिलकर के उनको इस चुनावी पिच पर हराने के लिए जुट गए? प्रत्युष भाई, सबसे पहले जय मां दुर्गा, जय मां काली, जय श्री राम। वाम फ्रंट या फिर भाजपा का साठगांठ और कांग्रेस उसमें मिली भगत है कि नहीं, ये तो रटा ममता दीदी का जय जगन्नाथ शुरू से जय जगन्नाथ, बिल्कुल शुरू से ही रहा है। ममता दीदी का एक बयान, वो हमेशा कहते हैं कि जय बांग्ला बोलिए, जय बांग्ला। आप बीच में क्यों टोक रहे हैं भाई? मैंने आपके बीच नहीं, राम कहने से पहले एक बार जय बांग्ला, जय जगन्नाथ बोलिए। एसके दत्ता जी को और बादल देवनाथ को, दोनों को साथ में रखिएगा ऋषि। একটু সভ্য করে শোনার ক্ষমতাটা রাখুন আপনি। জয় বাংলা বলিए, জয় বাংলা। মমতা ব্যানার্জি जिंदाबाद। टोकिएगा जय बांग्ला कतई नहीं। ममता बनर्जी जिंदाबाद बोलिए। बांग्लादेश का चोरी किया हुआ ममता बनर्जी जिंदाबाद। बांग्लादेश का चोरी किया हुआ बोलिए ममता बनर्जी जिंदाबाद। जय बांग्ला, जय जगन्नाथ। सोनार बांग्ला जय जगन्नाथ बोलबो, सोनार बांग्ला निश्चय बोलबो, बांग्ला में तो जय नहीं बांग्ला रहते, बोलबो ना। दिल्ली बैठे बैठे बांग्ला का विरोधी करते थे। बंगाल और बांग्लादेश संस्कृति से विरोधी करते हैं, ये अच्छा नहीं लगता है। बांग्लादेश को संस्कृति को मानते नहीं है, राम नाम लेते हैं, जय जगन्नाथ नहीं बोलते। बादल दा सुन तो लीजिए, बादल दा सुन तो लीजिए। नाम नीचे और एक पहले जय बांग्ला बोलिए। नहीं है हिम्मत, भारत माता की जय है, बोलने से पहले जय बांग्ला बोलिए। इनके दत्ता जी जय बांग्ला बोलिए। और बंगाल में ममता जी, आप लोगों का नीति है रोहिंग्या को पालना, आपके बोलने से कुछ नहीं होगा। अवैध रूप से बांग्लादेश। अरे बादल दा आप लगातार बोलते रहेंगे, किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। बादल दा आपने अपनी बारी में बोल दिया, बादल दा आपने अपनी बारी में बोल दिया, आपने कहा जय बांग्ला बोल दिया इन्होंने, फिर भी आप बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। एक बार सुन तो लीजिए, फिर काउंटर कर लीजिएगा। एसके दत्ता जी। कृषि मैं कंप्लीट कर लूं जी। ममता दीदी हमेशा बोलती है बाम शाम राम, यानी कि बाम यानी कि बाम फ्रंट, शाम यानी कि कांग्रेस और राम यानी कि भाजपा। ये तो शुरू से रही है। पहले जब महिलाओं की बलात्कार होती थी तो ममता दीदी कहती कि अरे এটা तो बाम फ्रंटेर रा करिয়েছে, यानी कि बाम फ्रंट के लोग करवा रही है। आप महिलाओं की सार्वजनिक बलात्कार होती है तो बीजेपी करवाती है। साउथ कोलकाता के लॉ कॉलेज के तृणमूल की प्रत्याशी, तृणमूल छात्र परिषद की नेत्री की बलात्कार होती है, वो भी भाजपा करवाती है। आरजीकर ने तृणमूल कांग्रेस के कैडर को के लोग बलात्कार करवाते हैं, वो भी बीजेपी करवाती है। दुर्गापुर में टीएमसी के कैडर के लोग बलात्कार करवाते हैं, वो भी बीजेपी करवाती है। ठीक है, मैं लौटूंगा दोनों के पास। एक साथ दोनों बोलेंगे तो किसी को आवाज समझ में नहीं आएगी। अभिज्ञान सर, क्या अधिकारी भी
राजनीतिक खेमे में बढ़ गए हैं क्या अभिज्ञान सर? इसलिए समझ में आ रहा है कि कितना जी देखिए, लोग इतनी बातें बोल रहे हैं तो बात नहीं समझ में, मतलब आपका सवाल ही नहीं सुनाई पड़ रहा, मैं क्या करूं? मेरा सवाल यह है सर कि क्या अधिकारी भी राजनीतिक खेमे में बढ़ गए हैं? क्योंकि ममता बनर्जी के बयान से तो यही इंगित हो रहा है। अगर वो सीधे कह रहे हैं कि बीजेपी शासन में नहीं रहेगी, सरकार में नहीं आएगी, उसके बाद फिर आप सबका हिसाब होगा। नहीं, मैं इस बयान को ममता बनर्जी के इसकी टाइमिंग जो है, चूंकि चुनाव चल रहे हैं, तो इसको बहुत सही नहीं मानता। क्योंकि देखिए, आरोप तो ब्यूरोक्रेसी पे हर एंगल से और बहुत सालों से, ये कोई पश्चिम बंगाल के चुनाव का इंतजार करने की जरूरत नहीं थी। आरोप तो हमेशा लगा है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर कि वो किसी न किसी तरफ का हिस्सा बन जाती है या कहीं का वो साइड लेती है। लेकिन इसके बावजूद क्यों मैं ममता बनर्जी के बयान को सही नहीं मानता? क्योंकि ये चुनाव हो रहे हैं, और चुनावों के समय अगर आप ये कहेंगे या ब्यूरोक्रेसी को मैसेज देंगे, जो कि एक पूरे सिस्टम से अपॉइंट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का उसमें एक तरह से देखरेख में रोल भी है, तो मेरा पॉइंट ये है कि फिर आप एकदम पूरी प्रक्रिया को ही डाउट करना शुरू कर देंगे ना कि अरे तो अब जो चुनाव करवा रहे हैं या जो अधिकारी चुनाव करवाने के लिए नियुक्त किए गए हैं उन्हीं को अगर आप कहें कि नहीं आप ध्यान रखिएगा, ठीक से चुनाव कराइएगा, नहीं तो सरकार अगर आएगी हमारी तो हम आपके साथ क्या करेंगे। अब कल को मान लीजिए यही बात बीजेपी कह दे, यही बात कोई और पार्टी कह दे, तो फिर जो सरकारी सिस्टम में उपलब्ध ब्यूरोक्रेट है वो चुनाव कराए कैसे? या तो कोई नया सिस्टम ही क्रिएट कर दीजिए, उसको हटा दीजिए, बिल्कुल ही निष्पक्ष लोग आ जाए हर चुनाव को कराने के लिए, कहीं और से आ जाए, मुझे नहीं पता। मतलब मैं ऐसे एक बात कह रहा हूं, ये बहुत गंभीरता से लेने वाली बात नहीं है, लेकिन मेरा पॉइंट है कि अगर आप ये चीज, कोई भी नेता, मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं, कोई भी नेता इन द मिडल ऑफ द इलेक्शन ये कहेगा कि आप ऐसा मत करिए नहीं तो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, इसका मतलब आप ऑलरेडी प्रोसेस को डाउट कर रहे हैं। और ये बात मैं बहुत लंबे अरसे से आर्ग्यू कर रहा हूं जी कि देश की जनता के सामने दुनिया के सबसे बड़ी जमहूरियत के क्या हम चुनाव की प्रक्रिया को डाउट करते हैं? फ्री एंड फेयर चुनाव नहीं होते क्या? हम इस बात को मन में संशय बना रहे हैं। अगर ऐसा हो रहा है तो ये बिल्कुल सही नहीं है, इसका समाधान होना चाहिए, मेरा ये पॉइंट है। बादल देवनाथ सहमत नहीं है? बादल दा जी 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 बादल दा, मुझे एक बात बताइएगा, 2021 में जब चुनाव के नतीजे आए थे उसके बाद क्या हुआ था बंगाल में, बताइएगा जरा। उसके पहले मैं आपको उसके पहले नहीं, मेरा सवाल था 2021 में चुनाव के नतीजे के बाद क्या हुआ था? मैं आपका आंसर दूंगा। हो सकता है, नहीं हो सकता कि आपको याद ना हो। नहीं सर, सवाल सुन लीजिए, जवाब दे दीजिएगा। बादल दा प्लीज सर, बादल दा, मैं सवाल करने के लिए यहां पर हूं, सवाल सुन लीजिए। बिल्कुल सर। मैंने पूछा 2021 के चुनावी नतीजों के बाद क्या हुआ था, आपको याद नहीं है। अगर याद नहीं है तो मैं आपको बता देता हूं, 2021 बंगाल में चुनाव नतीजों के बाद हिंसा हुई थी और हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। हाँ या ना? सर हाईकोर्ट एसआईटी गठन का भी आदेश दिया था और यह भी कहा था कि जितने भी पीड़ित हैं उनको मुआवजा दो। हाँ कि ना? 2021 नहीं, आप पंचायत चुनाव के बाद बोल रहे हैं, 2021 चुनाव के बाद जो थोड़ा कुछ, अरे मैं विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव की बात कर रहा हूं मैं। टीएमसी कार्यकर्ता को मार दिया गया, भाजपा के लोग 17 के ऊपर टीएमसी कार्यकर्ता तो हत्या किया, और आप उनका रिएक्शन, आप बैलेट पेपर को आग लगा था, कौन आग लगा था? बैलेट पेपर पानी दिया, कौन लिया था? सब सारे भाजपा के लोग ने किया। आपने ये नहीं बोल रहा, मोदी जी ने यहाँ पर वो दीदी करके दीदी को टोन किया था, आप ये नहीं बोला। मुर्शिदाबाद हिंसा वाले मामले में कोर्ट ने क्या कहा था बादल दा, मैं आपको याद दिलाऊं। आप ये नहीं बोल रहे। मुर्शिदाबाद हिंसा में कोर्ट ने क्या कहा था, मैं आपको याद दिलाऊं अगर आपको याद नहीं है तो। ये सब ये इलेक्शन हो रहा है, ये इलेक्शन का प्रोसेस हो रहा है, डाउट क्यों नहीं होगा? कोर्ट की जांच टीम ने, कोर्ट द्वारा गठित जांच टीम ने साफ कहा अपने रिपोर्ट में कि पुलिस ने अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभाई और इसमें कुछ टीएमसी नेताओं का हाथ था, ये हाईकोर्ट के द्वारा गठित जांच टीम ने कहा। अब आप मेरा भी एक सवाल है सर, मेरा भी एक सवाल है,
पूरे देश में 1947 के बाद से आप दिखाइए। अरे और पहुंच गए 1947 को आधिकारिक पहुंच गए ट्रांसफर फिर से किया है। 1947 में। मुख्य सचिव नहीं है, संरक्षण सचिव नहीं है, डीजी नहीं अभी है, की बात कीजिए ना, कुछ नहीं है, 2026 की बात कीजिए, मुख्यमंत्री के साथ क्योंकि कोई आपने यहाँ पर नहीं, इतिहास बात- और मुद्दे बात- उठाड़े हैं, तो बात भी इसलिए मैं नहीं कर रहा है। आपको थोड़ा कोई सा पीछे वीडियो बैक है ले जो गया, कुछ नहीं 5 है। साल पहले ये 2021 में ले गया। मैं ये बंगाल में अनमोल पवार जी, इलेक्शन अनमोल पवार जी आम आदमी सबको पार्टी के डर प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इलेक्शन नहीं है, जबरदस्ती अनमोल पवार जी, इलेक्शन किया जा रहा है। ये बंगाल का चुनाव हिंदू मुस्लिम होते होते और अब जबकि पहले चरण का मतदान होना है, उससे कुछ घंटे पहले ये धमकियों पर क्यों आ गया? देखिए प्रत्युष जी, भारतीय जनता पार्टी को एक बात साफ पता है कि उनका जनाधार बिल्कुल खत्म है। बंगाल का चुनाव वो बुरी तरह हार रहे हैं, बल्कि पूरे देश में लोग उन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि उनकी राजनीति का आधार है झूठ बोलना, नफरत फैलाना, लोगों को गुमराह करना। ये हमारे केंद्र में एक अपाहिज सरकार है जो केवल ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इसके सहारे चल रही है। एसआईआर की प्रक्रिया में इन्होंने 90 लाख से ज्यादा लोगों के नाम काट दिए। 27 लाख लोग एपेलेट ट्राइब्यूनल के बाहर खड़े हुए हैं, जो 19 एपेलेट ट्राइब्यूनल हमारे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बनाए हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं की जा रही। उनके पास सारे तथ्य हैं, उनके पास सारे सबूत हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही उनके लिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहते हैं, लेकिन वोटों का अधिकार लोगों का छीना जा रहा है। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया, रूल 7 का वायलेशन किया। आपको याद दिला दूं, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस राज नारायण 1975 में जो मुकदमा था, उसमें इंदिरा गांधी की सदस्यता रद्द कर दी गई थी, उनका चुनाव रद्द कर दिया गया था। लेकिन हमारे देश का जो चुनाव आयोग है वो केवल और केवल सरकार की कहने पे काम करता है, उनका पिछलग्गू बना हुआ है, उनकी जेब में है। दूसरी चीज मैं आपको डेटा देता हूं, 2021 में 70 सीट ऐसी थी वेस्ट बंगाल की जिनका विक्ट्री मार्जिन 5% से कम था। 30 सीट ऐसी थी जिनका विक्ट्री मार्जिन 2% से कम था। अब आप बताइए, जब 90 लाख लोगों के आप वोट काट देंगे, 27 लाख लोगों की सुनवाई नहीं होगी। और के शर्मा जी कह रहे थे, भाजपा के प्रवक्ता, कि जब भी चुनाव आता है तो विपक्ष रोने लगता है। 10 सेकंड दे दीजिए, 10 सेकंड। के शर्मा जी, पंजाब चुनाव में जब मेयर के चुनाव थे तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की हत्या कर रही है। अनिल मसीह को वोट चोरी करते हुए पकड़ा गया। दिल्ली में हमने 40-40, 50-50 हजार लोगों के नाम दिए चुनाव आयोग को, प्रूफ के साथ दिए, एफिडेविट के साथ दिए, लेकिन आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। पूरा देश आपका असली चेहरा देख रहा है। आप केवल और केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं, देश में नफरत फैला रहे हैं। आप काम के बूते पे बिल्कुल नहीं जीत सकते। और जो वादा आपने किया बंगाल की जनता से, 10 सेकंड, जो बंगाल की जनता से, एक सवाल, बंगाल की जनता से आपने वादा किया कि आप 3,000 रुपए देंगे। दिल्ली में आज 1.5 साल हो गया, आज तक आपने महिलाओं को 2,500 रुपए नहीं दिए। लाडकी बहन योजना में 90 लाख नाम कटवा दिए, और बिहार में 10,000 रुपए आप वापस मांग रहे हैं। तो जनता कह रही है कि हमारा वोट हमें वापस दो, हम 10,000 वापस। एसआईआर पर आपने जो नाम कटने का सवाल आपने उठाया, पहली बात की वो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट उसे देख रहा है, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हो रहा है। मैं के शर्मा जी, जो आरोप विपक्ष लगा रहा, तब तो फिर के शर्मा जी, इस देश के अंदर जितने भी छोटे बड़े चुनाव होंगे सब में तो विन विन सिचुएशन बीजेपी की होगी, किसी दूसरे पार्टी की सरकार ही नहीं बनेगी फिर तो। देखिए, जो अभी आप सुन रहे हैं प्रत्युष जी, ये विलाप ही है, यही शब्द तो मैं उपयोग कर रहा था। ये कहाँ पंजाब, कहाँ से विदेश से कहाँ घूम फिर के यहाँ से वहाँ से, विलाप ही है। दिल्ली का चुनाव हार गए, केजरीवाल खुद चुनाव हार गए, विलाप आज तक चल रहा है। एसआईआर जो पश्चिम बंगाल में वो बाकायदा एस्टेब्लिश फैक्ट है सुप्रीम कोर्ट में, और आपने वो डॉक्यूमेंट हार गए तो हार चुका से, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट से। ठीक क्या बात कर रहे हो यार आप? आपने उस एमएलए जो जीतने वाला था आपकी मशीन के कारण, अरे टीवी में थोड़ी ना जीत जाओगे यार। वैसो जी बहुत पुराने ये बोलने, आपके राज ये बीच में तो बोलने का ये कहाँ से सीख गए? प्रत्युष जी शांत करें, नहीं मिल रही है। प्रत्युष जी शांत करें। आपके राज में होता है कि ये वामपंथियों की आदत है, बीच में चोरी, जेब काटना इनकी आदत है। बीजेपी से अनमोल पवार जी का सवाल था बीजेपी से, तो के शर्मा जी को जवाब दे दीजिए। शर्मा जी से आजादी के बाद किसी पॉलिटिकल अनमोल पवार को रखिएगा एक साथ में, के शर्मा को। देखिए, किसी के बीच में बोलना है जेब कतरों का काम है, ये यही संस्कृति के लिए मैं कहता हूँ। और आप विरोध कीजिए, यदि तथ्यात्मक चीज़ है तो बोलिए। मैं इतना ही कह रहा हूँ कि जो वहाँ एसआईआर की प्रक्रिया हुई है उसमें सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व है। सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ कई जज अपॉइंट किए सुनवाई के लिए, और वहाँ पर अपील भी फाइल हुई, और बाकी निर्णय भी सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर दिया। अब देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं है
तो कोई बात नहीं, तब तो कोई दिक्कत नहीं। और वैसे भी केजरीवाल कई बार थूक के चाट चुके हैं, तो ये तो जाना जाता है, केजरीवाल इसी के लिए जाने जाते हैं। पहले आरोप लगाओ फिर माफी मांगो, फिर आरोप लगाओ फिर माफी मांगो, जैसे जेटली साहब से मांग लिया, गडकरी जी से मांग लिया घूम घूम के। तो ये सब ये विपक्षी दलों की आदत है। अभी वामपंथ के जो मेरे मित्र हैं वो बहुत अच्छी बात बोले, लेकिन मैं एक बात कहता हूं, जो अधिकार, जो आपका मूल विषय है अधिकारियों को धमकाने का, ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है प्रत्युष जी। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में पुलिस अधिकारियों को धमकाया, पिछले चुनाव में भी धमकाया, अभी 10 दिन पहले धमकाया, ये कहते हुए कि चुनाव के बाद हम तुम्हें देख लेंगे, निपटा देंगे। राहुल गांधी ने संसद परिसर पर चुनाव आयोग के अधिकारियों को धमकाया, देशद्रोही तक बोला और बोला कि जिंदगी में नहीं शर्मा जी रिटायर हो जाओगे, के शर्मा जी एक सेकंड, के शर्मा जी, के शर्मा जी, नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का भी एक बयान और वीडियो काफी वायरल है, जिसमें मुस्लिम प्रवासी मजदूरों को वो कह रहे हैं कि सुधर जाओ। वो कह रहे हैं वोटिंग के बाद काम करने के लिए तुमको बीजेपी शासित राज्यों में ही जाना है और वहां हमारी सरकार है, सुधर जाओ। तो ये किस श्रेणी में आता है? ये धमकी की श्रेणी में आता है या फिर प्यार की श्रेणी में आता है? नहीं, आप वहां का जिस जगह का आप उल्लेख कर रहे हैं वहां की घटनाक्रम क्या बोल रहा है वो भी सुनाइए। नहीं, वहां पर नेताओं के काफिलों पर हमला कौन कर रहा है? किसने करवाया वहां पर हमला? ये पत्थर फेंकने वाले, ये पत्थर ईंट फेंकने वाले कौन है? ये किनके इशारे पर किया जा रहा है वहां पर? आपको पता है पिछले चुनाव में यहीं पर अध्यक्ष जी को, जो नड्डा साहब को गाड़ी पर किस तरह हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था? कोई पत्थर, ये वही सब क्षेत्र है। पहले आप तो यहाँ पर इन लोगों को मोहरा बनाकर, ये एक वर्ग विशेष के लोगों को मोहरा बनाकर ये क्यों करवाया जा रहा है? केवल एक वर्ग विशेष के लोग वहां पर गुंडागर्दी कर रहे हैं, वहां पर हमले कर रहे हैं कितना पैसा नेताओं के काफिलों पर। सारे तो उनसे क्या इनके ट्रस्ट करके कितना कितना पैसा आ रहा है? पिछले बार तो 6,500 चिल्ला है, विषय पे नहीं बोल पाएंगे, के माध्यम से पैसा लूटा है, बीच में इनको चिल्लाना ही पड़ेगा। ईडी के माध्यम से बर्बाद कर रहा है, कुछ भी करे, लेकिन मैं पुनः उसी मुद्दे पर आता हूँ प्रत्युष जी, जो मुद्दा आपने लिया था। एक सेकंड, एक बयान है टीएमसी के वरिष्ठ नेता है मदन मित्रा का, उनका बयान मैं सुनाता हूं, और बीजेपी की एक नेता है प्रिया घोष, उनका भी बयान मैं आपको सुनाता हूं, उसके बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। प्लीज प्ले करें। अभिषेक बनर्जी अमित शाह को चैलेंज कर रहे हैं कि जिस दिन काउंटिंग वाले डे आप 12 बजे तक यहाँ रहिए, हम बताएंगे आपको। क्या ऐसी भाषा का इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, ये तो टीजर है, पिक्चर बाकी है। आप जैसा फौज लेके आए हैं कि जैसा इजराइल के साथ लड़ाई हो रहा है। बादल दा, मतलब बंगाल के चुनाव में इजराइल की एंट्री क्यों? बंगाल का चुनाव है, मतदाता बाहर निकलेंगे, घर से वोट करेंगे, इजराइल फोर्स, मतलब फोर्स लग गया तो इजराइल और ईरान युद्ध बना देंगे आप बंगाल के चुनाव। सर आपको क्या हुआ? सबसे पहले वाला आपको क्या हुआ? मुझे कुछ नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव चल रहा है, 294 विधानसभा में मुझे लग रहा है बादल दा आपको कुछ हो गया। एक तो आज आपको कुछ याद नहीं आ रहा, इसलिए मुझे बार बार 5 साल पुराना आपको ब्यौरा बताना पड़ रहा है। बादल दा 2,40,000। अरे मदन मित्रा आप ही के है ना, मदन मित्रा आप ही के है ना, बीजेपी के नेता है क्या मदन मित्रा? अरे मदन मित्रा का बात छोड़िए। क्यों छोड़ दो भाई, क्यों छोड़ दो? क्यों है? क्यों छोड़ दो? 2,40,000 क्यों है? एक इलेक्शन में 2 लाख। नहीं, इजराइल ने ये कह रहे हैं कि आपने फोर्स लगाया है, इजराइल का वॉर चल रहा है क्या? बंगाल का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, इसको आप जंग से तुलना कर रहे हैं। मेरे सामने सारे कार्य तो इजराइल से ज्यादा हो रहा है यहाँ पर, इजराइल से ईरान से ज्यादा चल रहा है यहाँ पर। 2 लाख के 2.5 लाख के ऊपर आधा सामरिक बाहिनी इलेक्शन बोल रहे हैं बादल दा, क्या बोल रहे हैं? इलेक्शन करना चाहते, जबरदस्ती हराना चाहते, ममता बनर्जी को जबरदस्ती हराना चाहते। 500 सर्वकमल दत्ता जी, आप भी बंगाल से आते हैं, मतलब एक चुनाव है, ये लोकतंत्र का महापर्व कहा जाता है इस चुनाव को, और लोकतंत्र के महापर्व को ये कह रहे हैं कि ये जंग इजराइल या ईरान वॉर से तब्दील कर रहे हैं, उससे तुलना कर रहे हैं। सर्वकमल दत्ता जी, यहाँ पे तार्किक चीजों पे अगर बात हो तो सही रहेगा। तार्किक चीजों पे ये टेप रिकॉर्डर की तरह क्यों टेटे कर रहे हैं?
टेप रिकॉर्डर की तरह क्यों प्ले कर रहे हैं? जब इनकी बारी आएगी तब ये बोले ना, दूसरों के बीच में अरे इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए बादल दा, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल मत कीजिए। आपकी समय आएगी, आपकी जब बारी आएगी तब आप बोलिएगा, बीच में मत बोलिए। ये एक टेप रिकॉर्डर की तरह मत कीजिएगा, टेप रिकॉर्डर की तरह मत कीजिएगा। जैसे सीडी प्लेयर होता है ना, सीडी प्लेयर की तरह मत कीजिएगा। जब आपकी बारी आएगी तब बोलिएगा, समझ गए? अरे धमकी की बात करते हो? अभिषेक बनर्जी का किस तरह का भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? यदि बापेर बेटा हो जबरदस्ती के लिए, यदि बापेर बेटा हो पहले लोगों का क्या होता है? अगर बाप का बेटा हो तो 4 जबरदस्ती इलेक्शन नहीं होता है। ये तो भाषा का प्रयोग है। इस तरह का भाषा तो आप लोग इस्तेमाल करते हैं, सारे मवाली गुंडे की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। स्टूडियो के अंदर भी आप लोगों का गुंडे वाला ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, ईशान त्यागी जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक? ईशान त्यागी जी, मतलब अगर ईडी कार्रवाई कर रही है या इनकम टैक्स विभाग अगर कार्रवाई कर रहा है तो क्या इससे ममता बनर्जी की जान को खतरा है? उनके खिलाफ साजिश रची जा रही है उनको जान से मारने की? प्रत्युष जी, आप एक बात बताइए, अगर ईडी कोई कार्रवाई कर रही है, इनकम टैक्स को कार्रवाई कर रही है, तो वो 90% से ज्यादा जो कार्रवाई करती है वो विपक्ष के खिलाफ क्यों करती है? सवाल अगर उठेगा तो सवाल तो ये भी उठेगा ना कि जब ईडी कार्रवाई करने जाती है तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ करती है, और विपक्षी नेता अगर भाजपा ज्वाइन कर ले, भाजपा की वॉशिंग पाउडर में धुल के भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुल जाए तो वो बिल्कुल पाक साफ हो जाता है, उस पर ईडी की कार्रवाई भी बंद हो जाती है, उस पर अगर कोई सीबीआई का केस हो वो भी साफ हो जाता है, उसको क्लीन चिट मिल जाती है, कोई इनकम टैक्स की उस पर रेड पड़ी हो, तब किस तरीके का सेटलमेंट होता है मुझे नहीं पता, ये भारतीय जनता पार्टी के साथ में यहाँ बता सकते हैं। मेरा सवाल ये था मेरी एक मिनट, क्या ममता बनर्जी की जान लेने के लिए, क्योंकि आरोप उन्हीं का है कि आप मेरी हत्या करके यहां सत्ता आप लेना चाहते हो, क्या उनकी जान को खतरा है? देखिए, या चुनाव के लिए वोटरों के बीच में देखा गया एक पासा है, एक सहानुभूति की, देखिए अब हम यहां पर विक्टिम है, हमारे साथ क्या हो रहा है। मैं वही कह रहा हूं प्रत्युष जी, ये देखिए राजनीतिक एक बयान है, इसमें बहुत ज्यादा आप इसको घुस के देखेंगे, बाल की खाल निकाल के देखेंगे तो ये बहुत, इसमें बड़ी हल्की बात है, पहली बात तो ये। और अगर सहानुभूति कोई लेना, सहानुभूति कोई लेना, अगर सहानुभूति, एक मिनट, सहानुभूति अगर कोई लेना चाहता है, या फिर सहानुभूति अगर आप रिकॉर्ड निकाल के देख लेंगे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई मौकों पे रो चुके हैं, कई मौकों पे घड़ियाली आंसू बहा चुके हैं, महिलाओं के लिए बहा चुके हैं घड़ियाली आंसू। तो ये राजनीतिक सहानुभूति कौन बेहतर लेता है, इसकी अगर प्रतिस्पर्धा में जाएंगे तो नरेंद्र मोदी सबसे पहले आगे आएंगे। भाई रही बात देखिए राजनीतिक हिंसा की, क्योंकि इस डिबेट में बहुत ज्यादा एक केओस रहा और मुझे नहीं पता किस तरीके का डिस्कशन यहाँ चल रहा था। अगर राजनीतिक हिंसा आप देखेंगे, आपने 2021 के बाद, चुनाव के बाद राजनीतिक हिंसा का जिक्र तो किया, लेकिन मैं आपके संज्ञान में और व्यूअर्स के संज्ञान में एक चीज और लेके आना चाहता हूं कि बंगाल में 2021 के चुनाव में उससे पहले भी राजनीतिक हिंसा हुई और उसके बाद भी राजनीतिक हिंसा हुई, और दोनों ही पार्टियों के वर्कर, बड़े नेता नहीं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के वर्कर रहे हो, चाहे वो टीएमसी के वर्कर रहे हो, चाहे वो लेफ्ट के वर्कर रहे हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के वर्कर रहे हो, सबको मारा भी गया, लोगों की हत्याएं भी हुई, दंगे फसाद भी हुए, लेकिन दोनों ही पार्टियों ने अपने वर्करों को नहीं रोका, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो या टीएमसी हो। दोनों ही पार्टियां द्वेष की राजनीति करती हैं, द्वेष के लिए एक दूसरे को, अपने कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ देती हैं। इस तरीके की राजनीति देश के किसी भी कोने में कतई बर्दाश्त नहीं की जानी चाहिए। और सबसे बड़ा नैरेटिव, एक मिनट बस, आखिरी बात महिलाओं की, क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी ने भाषण में महिलाओं की बात करी कि भाई बिल नहीं पास होने दिया विपक्ष ने, ये नहीं होने दिया, वो नहीं होने दिया। आपकी 10 साल सरकार चल रही थी, 2004 से 2014 के बीच में, आप तब भी बिल लेके आ सकते थे, करवाते पास। हम तो अभी भी कह रहे हैं 543 सीटों पे आप महिलाओं को आरक्षण, 33% आरक्षण देने का काम करिए, कौन रोक रहा है आपको? आप एक गलत तरीके से भारतीय जनता पार्टी एक नैरेटिव बना रही है कि महिला आरक्षण बिल गिर गया। मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से पूछ रहा हूं, 131वां संशोधन है जो मैं सभी पार्टियों से पूछ रहा हूं, टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, लेफ्ट, बता दे इस बार के एट प्रेजेंट बंगाल के विधानसभा चुनाव में किस पार्टी ने 33% ये टिकट दे दिया है महिलाओं को, जरा बता दीजिए।
जो महिलाओं के हितैषी सभी अपने आप को बता रही हैं। मैं आपको शुरू से बताता हूँ, शुरू से नहीं, शुरू से नहीं, अभी क्या बताइए ना, अभी दिया आपने? नहीं, बिल्कुल शुरू से कितनी महिलाओं को दिया आपने टिकट? लोगों को पता होना चाहिए भाई, लोगों को पता होना चाहिए ना, जो आपके व्यूअर्स सुन रहे हैं। जी जी जी। 2022 के चुनाव में उत्तर प्रदेश में 40%। बंगाल का पूछा, मुझे याद है प्रियंका गांधी ने कहा था लड़कियों लड़ सकती हूँ, ज्यादातर महिलाओं को टिकट दिया था। मैंने बंगाल के बारे में पूछा। अभी एट प्रेजेंट आपको तो याद है, मुझे याद है, राजनीतिक लोगों को याद है, जो व्यूअर्स आपके सुन रहे हैं उनको भी तो पता होना चाहिए भाई। 40% जो टिकट्स थे उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में, वो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को दिए। ठीक है, हमारी जितनी सीटें भी आई, ये इसमें कोई संशय नहीं है कि हमारी कम सीटें आई, लेकिन 40% जो लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला हमारा नारा था, उसके तहत हमने दिया। और रही बात महिला आरक्षण बिल की, भाई महिला आरक्षण बिल 454 वोटों और ये घूम फिर करके महिला आरक्षण बिल पर आई गया। मैं अभिज्ञान सर, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में कई सारे मुद्दे आते गए, एसआईआर आता गया, घुसपैठ आया, फिर अब वुमेन रिजर्वेशन। तो क्या ये मैं मानूं कि अगर इतना बड़ा मुद्दा बना है तो इस बार के चुनाव के नतीजे लिटमस टेस्ट होंगे टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए कि किसको महिलाओं का सपोर्ट मिला? अभिज्ञान सर। हाँ, ये तो सही बात है कि दोनों के लिए, क्योंकि आपके मतलब डिबेट में इतने सारे मुद्दे आए कि मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया कि मूल विषय क्या है। मूल विषय तो आपने वही रखा था अधिकारियों को जो ममता बनर्जी ने कहा। हाँ, ये पॉइंट जरूर है कि सब लोग राजनीति में इतने वर्षों से हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा नहीं कहता कि उनको महिलाओं की यथास्थिति में परिवर्तन नहीं करना, उद्धार नहीं करना। सभी लोग इस बात को कहते, और अब सबको इसको साबित करने का मौका आ गया है। तो ये सबको साबित करना होगा। बिल्कुल, अगर आप उस उद्धार की बात कर रहे हैं, अगर आप उस उद्धार के लिए कमिटेड है, तो ये है उसका नतीजा, और इसको आप ऐसे करके फॉलो कर सकते हैं। तो उसका एक प्रभाव, एक हिस्से का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि पूरे चुनाव पर वो प्रभाव होगा, लेकिन एक हिस्से पर उसका प्रभाव पश्चिम बंगाल के चुनाव में जरूर नजर आएगा। बीजेपी और समय जा सकता